हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस पार्ट 2। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में जो हमने पिछले बार में पढ़ा था उसका पार्ट 2 आ गया है। इसमें हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लंग्स के बारे में। ठीक है। द लंग्स आर पेयर्ड ऑफ स्पंजी, हाईली इलास्टिक, सॉलिड एंड बैग लाइक ऑर्गन्स। लंग्स कैसा होता है? स्पंजी होता है, इलास्टिसिटी इसमें होती है और बैग लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। दे आर रफली कोन शेप्ड एंड सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, यानी ये थोरेसिक कैविटी के अंदर, यानी जो रिब केज होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। और समथिंग कोन शेप्ड भी होता है जरा जरा। ठीक है। द लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। लंग्स जो होता है वो दो मेम्ब्रेन से बना होता है और उन दोनों मेम्ब्रेन को प्लूरा कहते हैं। ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस होता है क्योंकि इसमें देखिए प्रेशर पड़ता है। अब प्रेशर का रिलीज़ करना, फिर अंदर लेना, इनहेल करना, तो इन दोनों की वजह से लेयर क्या हो सकती है? फट सकती है, जिसकी वजह से इसमें डबल लेयर पाया जाता है। ठीक है। विद इन द लंग्स ईच ब्रोंकस डिवाइड एंड री-डिवाइड टू फॉर्म फाइनर ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। हमने पढ़ा था कि जब वहाँ से ट्रैकिया के बाद जो पाइप विंड पाइप यानी जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम ब्रोंकी कहते थे। और उसके एक हिस्से को, यानी एक पाइप को दो लंग्स होता है, तो दो ब्रोंकस होगा। ठीक है। तो दोनों को मिलाकर हम उसको ब्रोंकी कहते हैं और हर एक को हम लोग ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है। तो जब ये लंग्स में, ये जो ब्रोंकस है जब लंग्स में पहुंचता है तो वहाँ पे कई पार्ट में वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड होते होते कई सारे ब्रांचेस बना लेता है। अब उस छोटे छोटे जैसे वेंस होते हैं उस तरीके के ब्रांचेस बना लेता है और उनको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है। आफ्टर रिपीटेड डिविजन्स, यानी जब ये बार बार डिवीज़न हो जाता है तो जितने भी ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे पोर के थ्रू ओपन होते हैं लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर आप देखेंगे, अभी आगे फिगर है तो उसमें जब देखेंगे कि जो ब्रोंक्यूल्स है, ढेर सारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो लंग्स के अंदर ओपन हो रहे हैं, उनमें एक छोटे छोटे टाइनी पोर्स पाए जाएंगे। ठीक है। तो उस पोर को हम लोग एल्वियोली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोली। ठीक है। और उस ढेर सारे वेंस को, यानी जो ब्रोंकस के पार्ट्स हैं उनको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। ठीक है। एल्वियोली करता है क्या? एल्वियोली आर फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। ठीक है। एल्वियोली क्या है? लंग्स का फंक्शनल यूनिट होता है, यानी इसी के थ्रू, यही एक्चुअल साइट होता है जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होता है, रिलीज होता है। ठीक है। तो देयर आर अबाउट 750 मिलियन एल्विलाई प्रेजेंट इन द लंग्स। ठीक है। 750 मिलियन एल्वियोलाई क्या होते हैं? लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड इट कवर्ड विद द न्यू नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और यानी ये कैपिलरीज का एक नेटवर्क, जाल के जैसा फैला रहता है। जब आप फिगर देखेंगे उसका, क्या कहते हैं, लंग्स का, तो आपको दिखेगा कि कैपिलरीज के क्या है? नेटवर्क पूरा है, एकदम जाल फैला हुआ है, जिसमें 750 मिलियंस एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में देखें। ये आप लोग लंग्स का फिगर देख लीजिए। ठीक है। ट्रैकिया है, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ। ठीक है। जिसको हम लोग ब्रोंकस कहते हैं। अब ब्रोंकस देखिए कई सारे और ब्रांचेस, ठीक है, कई और सारे पार्ट में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है और एक नेटवर्क जैसा बना ले रहा है। ठीक है। एक जाल जैसा संरचना इसमें क्या हो रही है? दिखाई दे रही है। देखा, आप सब देख रहे हैं। ठीक है। राइट लंग, लेफ्ट लंग। अब हम लोग आगे चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे। ठीक है। लंग्स कैन नॉट एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट ऑन देयर ओन, यानी खुद से लंग्स क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं हो पाता। कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जब हम सांस लेते हैं और बाहर करते हैं, यानी इनहेल और एक्सेल करते हैं, तो हमारा लंग्स क्या होता है? लंग्स भी मूवमेंट करता है। यानी जब हम सांस अंदर मतलब बाहर करते हैं तो लंग्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब हम अंदर लेते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है। ठीक है। यानी जब हम बाहर गैस निकालते हैं, यानी छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो क्या हो जाता है? जो लंग्स होता है वो रिलैक्स हो जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो वो क्या हो जाता है?
कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये खुद से नहीं होता, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स आर ब्रॉट अबाउट बाय द डायफ्राम मसल्स, यानी जो डायफ्राम जस्ट जो चेस्ट होता है उसके जस्ट नीचे, यानी लंग्स के जस्ट नीचे एक डायफ्राम मसल पाया जाता है, डायफ्राम नाम का ऑर्गन पाया जाता है जो इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। यानी जब हम उसको लेते हैं, यानी जब सांस अंदर खींचते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, चिपटा हो जाता है और पेट को नीचे की तरफ दबाता है और यानी नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से जो कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी होती है, वहाँ पे जगह और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स हमारा अच्छे से खाली हो जाता है, फूल जाता है और सांस ज़्यादातर अंदर आ जाती है। और फिर जब हम बाहर निकालते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है लंग्स, तो हमारा डायफ्राम फिर क्या हो जाता है, रिलैक्स मोड पे आ जाता है, जिसकी वजह से लंग्स भी हल्का सा पिचक जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज़ हो जाती है। तो हम इसके बारे में आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनहेलेशन, ठीक है, जिसको इंस्पायरेशन भी कहते हैं, यानी ऑक्सीजन का अंदर लेना, यानी या फिर कह सकते हैं ब्रीदिंग करना, ब्रीद इन, ब्रीद आउट नहीं, ब्रीद इन, ठीक है। इनहेलेशन इज़ द इनटेक ऑफ फ्रेश वाटर, इनटेक ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश एयर, सॉरी, inhalation is the intake of fresh air from outside into the alveoli of the lungs, यानी फ्रेश एयर जब हम बाहर से लेते हैं अंदर तो वो एल्वेलाई के थ्रू वो लंग्स के अंदर पहुंचता है। हमने बताया था एल्वेलाई क्या है, कई सारे ब्रांचेस में बटा रहता है और वही लंग्स के अंदर खुला रहता है, वही मेन गैसेस का एक्सचेंज कराता है, ठीक है। तो वहाँ एल्वेलाई के थ्रू लंग्स के अंदर गैस पहुँच जाता है। इट अकर्स बाय द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स विच इज़ ब्रॉट अबाउट बाय इनलार्जमेंट ऑफ द थोरेसिक कैविटी, जिसके बारे में भी हमने बताया, जब एक्सपेंड करता है लंग्स तब ये सांस हमारा इनहेल हो जाता है। अब जब इनहेल हुआ तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ठीक है। तो ब्रीदिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन विच involves the exchange of gases between the air in alveoli and the blood capillaries। अब गैसेस का एक्सचेंज क्या होता है, जब वो एल्वेली के थ्रू अंदर आया तो लंग्स होते हुए ब्लड कैपिलरीज में वो चला जाता है और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है अब वो क्या होगा, बाहर निकलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन कहते हैं, यानी जिसको हम एक्सपायरेशन भी कह सकते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन मसल्स आर रिलैक्स मोड पे हो जाते हैं, बताया था जो हमने, डायफ्राम क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, जो हार्ट है, लंग्स है, वो भी रिलैक्स हो जाता है, रिजल्टिंग इन रिड्यूस साइज ऑफ द थोरेसिक कैविटी, जिसकी वजह से जो कैविटी है वो कम हो जाती है, यानी डायफ्राम जब रिलैक्स करेगा तो वो ऊपर होगा और ऊपर होने की वजह से जो कैविटी है वहाँ पे जो स्पेस था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, साइज रिड्यूस हो जाएगा। एंड लंग्स आर आल्सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स रेज, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स रेजेस द एयर प्रेशर, यानी जब ये लंग्स क्या होगा, सिकुड़ेगा तो प्रेशर बाहर की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से हम ब्रीद आउट कर देते हैं, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाता है। द एवरेज रेट ऑफ ब्रीदिंग इन ए नॉर्मल एडल्ट मैन इज़ 15 to 18 टाइम्स पर मिनट, यानी कोई भी नॉर्मल एडल्ट पर्सन है तो वो एक पर मिनट 15 to 18 टाइम्स वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, यानी सांस को अंदर लेना बाहर करना, अंदर लेना बाहर करना, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है जो कि पर मिनट 15 to 18 टाइम्स होता है। आगे इसके बारे में हम लोग फिगर में भी देख लेते हैं। फिगर में देख लीजिए, जब एयर हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं तो डायफ्राम क्या हो जा रहा है, फ्लैट हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, मूव डाउन हो जा रहा है। अब मूव डाउन होने की वजह से वहाँ पे स्पेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एयर आसानी से अंदर आ जाएगा। और एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, डायफ्राम ऊपर की ओर जा रहा है, जिसकी वजह से जो रिब केज है, जो लंग्स है, वो भी क्या हो जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। अब हम लोग आते हैं डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन का। यानी अब रेस्पिरेशन तो दो तरीके से होता है, एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है और एक रेस्पिरेशन जो ऑल अदर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, दिस प्रोसेस इज कॉमन टू ऑल ग्रीन प्लांट्स कंटेनिंग क्लोरोफिल पिगमेंट, यानी जितने भी क्लोरोफिल पिगमेंट वाले प्लांट्स होंगे, ग्रीन प्लांट्स, उन सभी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। जबकि रेस्पिरेशन में क्या है, दिस प्रोसेस इज कॉमन इन ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स में भी कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता, तो उसमें ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, एनिमल्स, बर्ड्स एट्सेट्रा, ठीक है।
अब फोटोसिंथेसिस में फूड इज सिंथेसाइज्ड, फूड बनाया जाता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड इज़ ऑक्सीडाइज्ड, फूड आता है और हम उसका क्या करते हैं, हमारा बॉडी उसका ऑक्सीडेशन करता है। अब फोटोसिंथेसिस में एनर्जी क्या होता है, स्टोर हो जाता है, यानी जब वो उसमें फूड सिंथेसाइज हुआ तो वो एनर्जी स्टोर हो जाता है। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होता है, और रिलीज़ होने की वजह से हर जगह पहुंच जाता है और हम वर्क कर पाते हैं। फोटोसिंथेसिस इज़ एन एनाबोलिक प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें सिंपलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सब्सटेंस में कन्वर्जन होता है, ठीक है। यानी सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं और उसको वो रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है, कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स फूड का क्या होता है, ये क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, कैटाबोलिक प्रोसेस होता है, यानी इसमें कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन होता है। यानी जब हम लोग फूड करते हैं तो डाइजेस्ट होता है ना, तो डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, वो सिंपल फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस इज़ एन एंडोथर्मल प्रोसेस, यानी इसमें जो हीट है वो अंदर एब्जॉर्ब होती है, जबकि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मल होता है, यानी ये रिलीज़ होता है, ठीक है। ऊपर ही दिया हुआ है कि एनर्जी क्या होती है इसमें एब्जॉर्ब, यानी सनलाइट जब उस पर पड़ता है ग्रीन प्लांट्स पे, तो वो सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, क्योंकि इसमें सनलाइट से कोई मतलब तो होता नहीं है, तो जो अंदर फूड बनता है तो साथ साथ एनर्जी बनता है, तो वो क्या हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है। अब फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, इट कंप्राइजेस प्रोडक्ट सच एज वाटर, ऑक्सीजन एंड शुगर। यानी जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें वाटर, ऑक्सीजन और शुगर का फॉर्मेशन होता है, और फिर वही ऑक्सीजन क्या होता है, स्टोमेटा, प्लांट के स्टोमेटा के थ्रू, यानी लीफ में जो स्टोमेटा होता है उसके थ्रू रिलीज़ हो जाता है, जिसको फिर हम लोग ले लेते हैं। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या होता है, बनता है, यानी कॉम्प्लेक्स से जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसमें हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों गैसेस क्या होती हैं, रिलीज़ हो जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ये रेस्पिरेशन के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब इस फोटोसिंथेसिस में रेडिएंट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड विद इनटू पोटेंशियल एनर्जी, जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब फोटोसिंथेसिस में, अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो डे टाइम में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली, यानी दिन में तो होता है और सनलाइट के प्रेजेंस में भी होता है, और बहुत रेयर केस में ही ये नाइट शिफ्ट में होता है, जब वो मौसम क्या रहता है, ठंडा रहता है, यानी विंटर सीजन में कभी कभार रेयर केस में क्या होता है, ये रात के समय में भी हो जाता है। अब रेस्पिरेशन में बात करें, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि अगर हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, सांस नहीं लेंगे, तो क्या होगा, काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है, टेकिंग प्लेस ऑल थ्रू द लाइफ टाइम, यानी जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक ये होता रहेगा, जहाँ रुका फिर हम लोग भी रुक जाएंगे, उसके बाद फिर कहाँ रहेंगे कुछ पता नहीं, ठीक है। तो आज का ये रेस्पिरेशन का चैप्टर हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले हेडिंग के बारे में देखेंगे।